नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्यनामा पर। अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 23 की ओर। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिक कर खड़ी रो रही थी। महाराजी ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो, छोड़ जाए तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा, महाराजी सुन रही हैं कि नहीं। मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजी उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रोवो ना बिटिया, अब छोटे बाबू के ब्याह कर दो तो 2-3 महीना आई के रह जाओ। तुहार सास छिड़ी है कि ना है, छोड़ी है कि ना है। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। सेकंड क्लास में चंदन ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप चुप बैठी थी। चंदन से जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा? क्या कहा था? तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूंगा, यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूं। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों में के और कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है चंदन ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदन ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट आएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं। वह इन्हें आने थोड़ी ही देती थी। अब वह तो लखनऊ के बहाने मैं इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरिड। हाँ अच्छा, हाँ यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ जरूर से। फिर वक्त कोई बहाना न बना देना। जरूर आऊंगा। कैलाश उतर कर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ नहीं खींच लेना। उसका गला रूंध गया। चंदन ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और क्या हो गई? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई से सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदन ने प्रकाश को बहुत प्यार से गले लगाया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंद्र की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी, उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंद्र उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज और उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है।
वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग की आर पार पार्टी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में धूप के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है, वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा ग्रह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़क कर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पांखुरियों में बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से संस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए फूलों की पांखुरियों में समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और व्रज की वंशी की मधुराई पलकों में नाचकर हो उठी थी। उसके मन का पूजा ग्रह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से संस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पांखुरियों में फिर रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और व्रज की बंसी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी। वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत 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 सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बम्बई जाएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थीं। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी श्रीमती के नाप की दी थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह, और जो तुमसे कह आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयर मेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पसोपेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या न जाए, वह अपने अंतर्मन में सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था और अब वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे कि चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए। यह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर सुधा दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसे बिजली जला दी
उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी थी। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी, सलेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे की जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे अच्छे से सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपत्ति बैठे थे, जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप एक आने की पकौड़ी और 2 आने की दालमोट से उधर पूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइनें ऊपर पुल पर खड़ी होती हैं। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर जाकर देखा और निसंकोच उनके पृथ्वी उदर पर कर प्रहार करके कहा, हो देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी सामान उतार, लुट गए राम राम। ये तो जंगल है, कहते थे जेवर न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदल कर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुढ़ी या सेकंड क्लास है? होई सेकंड थर्ड। तो यह तो सब गोविंद के माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा, गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बड़ी बुढ़िया गरज उठी, बस बस, चला हुआ से गार्ड का तो हर दमाद लागत है, जोन बुलाई हो मोटका कहूं। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय व्रज क्षेत्र में थी। यहाँ अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूमकर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है उसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जाबे, लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तो हूँ बुल्ले टुप से, अब ऐसे धमकईबे ना आई, ये कानपुर जाई। उसने हाथ नचा कर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओ बुआ जी। फिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। सिर मुड़ा लिया, ओ बुआ जी। चंदर सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई। बोली, ऊन नटनिया मर गई कि अबहिन है? कौन? वही बिनती। मरेगी क्यों? भैया सुकुल तो हमार खूब डूबे दीन, लेकिन जैसे वो हमारी बिटिया के मरवा तरे से उठाए लिहिन, वैसे भगवान चाहिए तो अनहू का लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें क्या करे को है? अब सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछो समर्थ है, तो सुकुल का बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठाल दाया। विचित्र थी बुआ जी। बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया था। अपकार और मजा तो यह है कि एक की वाक्य के पूर्वोद के माया मोह से विरक्त की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का साप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआ ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा।
2-3 साल पहले वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर का विशेष दिक्कत न होती। लेकिन जब ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था ये। फिर भी वह बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम। उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं चंदर बहादुर साहब? उसने उतार कर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कूली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राज मुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दंभ उसके मन को उड़ावे लिए जा रहा है। चंदर तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को इस तरह बदल दिया है, वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुत्व के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खान सामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज रही थी। चंदर का दिल धक धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और आते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 24 में। धन्यवाद।